स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 162 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो जो एंजाइटी, जो पैनिक, यूपीएससी की प्रिपरेशन में सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का बेसिकली पेपर का क्या करें, क्लासेस करने का क्या टाइम है, मेंटरशिप किस प्रकार से अवेल करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, जो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, उन सब का आंसर देने के लिए मेरे साथ हैं भुवन सर, मेरे साथ हैं शशांक त्यागी सर एंड मेरे साथ हैं गिल सर। अगर आपके दिमाग में और भी 2025 की प्रीलिम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक दोबारा से सारे के सारे फैकल्टीज़ को साथ लाके उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। नाउ सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो कॉमन क्वेश्चन एक एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में है, वो ये है कि 2025 का जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ 162 दिन दूर रह गया है। तो उसकी रिवीजन की कैसी जाए और कहाँ से शुरू की जाए? शशांक सर, ये सवाल आपसे। सबसे पहले मैं इस सवाल से शुरू करना चाहूंगा, क्या प्रीलिम्स की कोई एक सही स्ट्रेटजी हो भी सकती है? ये सवाल बच्चों के दिमाग में होगा, ये मोर और लेस है ना? तो उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। तो एक बात कही जाती है कि फंडामेंटल से शुरू करना चाहिए, और आप ऐसा देखेंगे कि कुछ साल आपने देखा पॉलिटी आईआर से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कुछ साल एनवायरमेंट से ज्यादा आ गए। तो कई बार लगता है कि हम इस कंटेंट पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें, कुछ क्वेश्चंस ऑफ बीट आ गए, लेकिन फिर भी वी हैव टू स्टिक टू फंडामेंटल्स। यानी कि जब तक फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होंगे, हाँ, हमें फोकस एरिया चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से डिवाइस करना होगा। अगर हमने देखा है कि कुछ टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे, मिडीवल से एंशिएंट से आ रहे हैं, हमने देखा एनवायरमेंट का पोर्शन बढ़ा है, तो उसी हिसाब से हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमें सेक्शंस बनाने होंगे, थीम्स बनानी होंगी, जिस पर अभी भुवन सर भी बात करेंगे, गिल सर बात करेंगे, अमित सर बात करेंगे कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट में थीम्स को आइडेंटिफाई करें कि अगर हम इस साल इन थीम्स पर फोकस कर लें तो वी कैन हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दीज 162 डेज। और मानकर ही नहीं चलना 162, क्योंकि हमें इससे पहले कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, जिससे वी हैव सम बफर टाइम टू एक्चुअली पॉलिश आर लास्ट मिनट स्किल्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर भुवन सर से। तो सर, जैसे एनवायरमेंट का पोर्शन बढ़ा है, तो क्या आप कुछ थीम्स बता पाएंगे? सर, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो एक चीज़ जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को इंटरलिंक करते पढ़ाई करना है, और आपने काफ़ी दफ़ा इसके बारे में सुना भी होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और लीचिंग का एक कॉन्सेप्ट, एक थीम है जिसमें करीब 3-4 बार सवाल पूछे गए हैं। अब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास के एरियाज में डेली सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, जिसके चलते कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 o'clock रेनफॉल, जो आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, एनसीईआरटीज में इसके बारे में मेंशन है। पर 2 o'clock रेनफॉल के चलते जो डेली बेसिस पे हो रहा है, उसका सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप देखेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे वहाँ से वॉश ऑफ होके चले जाते हैं, हमारा सॉइल लीच्ड हो जाता है। तो आपको ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिंक करना है इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ, कॉज इफेक्ट सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए, एंड दैट शुड बी अ कंसिस्टेंट मैनर इन विच यू शुड बी प्रिपेयरिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ऑफन क्या मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो चाहिए सर, दैट इज ऑफन मिसिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके उनको नोट्स पे ही डाउट होगा। राइट। कुछ साल ऐसे हुए हैं कि यूपीएससी ने एनवायरमेंट में अगर हम बात करें तो एक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब लेजिस्लेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, स्पीशीज से तो कंसिस्टेंटली पूछ ही रहा है। सो कैन यू पिन पॉइंट सर्टेन एरियाज जो इनके नोट्स में अगर ये प्रेजेंट हैं तो दे कैन बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये पार्ट मेरे प्रेजेंट है, क्योंकि कोर जो है एनवायरमेंट का वो तो है ही, लेकिन डायनेमिक पार्ट से जो क्वेश्चन आता है तो कई बार बच्चा डाइसी फील करता है। जी। सो आप जस्ट टू ऐड टू दैट सर, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक सवाल जो सारे स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हैं हमें, यू टेल मी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि विच इज़ द फर्स्ट लॉ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भारत में लेजिस्लेट किया गया, तो अगर आपका आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यू आर रॉन्ग। अगर आप कहते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यू आर रॉन्ग अगेन। यू शुड नो कि सबसे पहला एक्ट आया था वो था वाटर एक्ट ऑफ 1974। नाउ एक सीक्वेंस में हमें बढ़ना है, हम देखेंगे सबसे पहले वाटर एक्ट आया, फिर एयर एक्ट आया, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स ऑफन इन एक्ट्स को साइलोज में पढ़ते हैं सर। आपको समझना है कि भारत का सरकार का जो पॉलिसी है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटेम्पोररी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आखिरकार आया क्यों? तो आप देखेंगे कि 1952 का पॉलिसी था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर आपने देखा गया कि हमारे फॉरेस्ट्स को स्टेट के पास वी हैड गिवन इट, स्टेट लिस्ट के अंदर था, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रहा था।
उसको रोकने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, जहां पे हम नॉन रिजर्व्ड पर्पस या नॉन फॉरेस्ट पर्पस की बात करते हैं। और उसी का एक एक्सटेंशन है जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है सर, जहां पे आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम्पशंस दिए गए हैं सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। So that is all a continuation of what has happened in 1974 and 1980 and thereafter in 2022. तो हम समराइज कुछ ऐसे कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन वाले क्वेश्चंस के लिए एक A4 साइज शीट बना ली जाए, जरूर। जिसमें क्रोनोलॉजी में मेंशन हो कि ये एक्ट्स हैं और जो अभी न्यूज में है, जैसे सर ने हाईलाइट किया कि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको हमें हाईलाइट करना होगा, उनके की पॉइंटर्स को, कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होगा, क्योंकि वहां से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेशन, व्हाट आर अदर एरियाज दैट दे शुड फोकस अपॉन? क्लाइमेट चेंज फॉर श्योर सर, क्लाइमेट चेंज इज अ बर्निंग टॉपिक। अगर आप कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या कार्बन कैप्चर मैकेनिज्म्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल रिसेंटली करंट अफेयर्स में एग्रो वोल्टाइक फार्मिंग वाज इन द न्यूज। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो आप कैरेक्टर ऑफ द लैंड चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप उस पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। पर जो रिसेंट अभी चेंजेस हो रहे हैं, दैट टेल्स यू कि एग्रोवोल्टाइक फार्मिंग, कि आप सोलर पैनल्स के नीचे भी आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, सो यू नॉट चेंजिंग द लैंड पैटर्न। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अब डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। सो यू शुड बी रिलेटिंग थिंग्स इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर रादर देन जस्ट मगिंग इट अप, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं सर। ठीक है, तो सर को अगर हम समराइज करें तो सर ने अभी जो लास्ट पार्ट में बताया कि जो डायनामिक थीम्स हैं, आप उन पर अगर नजर बनाए हुए थे पिछले 1 से 1.5 साल में, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि स्टैटिक में भी ये वाले पार्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सो अमित सर, जैसे पिछले साल हमने देखा पॉलिटी एंड आईआर से, पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस थे, आईआर से 14, तो इट इज 34 क्वेश्चंस। तो पॉलिटी पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि दीज आर द एरियाज जिस पर फोकस होना ही चाहिए? देखिए, जो भी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है, सबसे पहले तो मैं उसको बोल देता हूँ कि देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर मेन और कोर फोकस होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज एंड अबाउट द पॉलिटी, दूसरे वाला है इकोनॉमिक्स, तीसरा है एनवायरनमेंट और चौथा है ज्योग्राफी। सिलेबस, सारे के सारे सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, बट दीज आर दी 4 कोर सब्जेक्ट्स जो कि नेसेसरली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड होने चाहिए हर एक स्टूडेंट के। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में इन सब्जेक्ट्स में किसी में कम नंबर आ रहे हैं तो उस पर अपनी रिवीजन और उस पर अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया। कमिंग टू द पॉलिटी, देखिए पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ एक सिंपल खास बात यह है कि पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट है वो एक सिंगल बुक से रिपीटेडली प्रिपेयर किया जा सकता है। सो देयर इज अ स्लाइट लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। इंटरनेशनल अफेयर्स वो 100% जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के ही होंगे, तो उसमें थोड़ा सा डायनामिज्म रहेगा। लेकिन जो पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं वो बेसिकली थोड़े से स्टैटिक हैं और थोड़े से प्रिडिक्टेबल है। इवन द करंट अफेयर्स ऑफ द पॉलिटी कैन समटाइम्स, अगर बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ा हो तो वो पॉलिटी की बुक से कर सकता है। तो जो ये वाला सेक्शन है पॉलिटी का और इंटरनेशनल अफेयर्स का, इसको डिसाइडेडली प्रिपेयर करना होता है, सो दैट अगर कोई अनएक्सपेक्टेड यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न आ जाए तो आपके पास एक क्वेश्चन रहे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मेरी इसमें बहुत ही सिंपल और सरल एडवाइस है कि अपनी पॉलिटी की जो आप एक सिंगल बुक को रेफर कर रहे हैं, उसकी जितनी मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। एटलीस्ट 4 to 5 मिनिमम रिविजन्स ऑफ दैट सिंगल बुक एंड योर क्लास नोट्स शैल बी डन। एंड द सेकेंड एडवाइस पर्टेनिंग टू पॉलिटी इज दैट कि यू शुड एटलीस्ट डू अप्रोक्सीमेटली 1000 मॉक्स ओनली पर्टेनिंग टू पॉलिटी। आई एज्यूम अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपका पॉलिटी जो है वो पूरी की पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है वो गिल सर से है। गिल सर, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो 4 बिग 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पॉलिटी होता है मेरे हिसाब से, दूसरा इकोनॉमी है, तीसरा एनवायरनमेंट है और चौथा ज्योग्राफी है। अकॉर्डिंग टू यू, बिसाइड्स एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर हम ट्रेंड को देखें तो वी सी इट फ्रॉम 2014, एक सब्जेक्ट जो सबसे कंसिस्टेंट रहा है डिस्पाइट एवरीथिंग, एनवायरनमेंट तो है ही है, चलो फॉरेस्ट का पेपर हमने प्रीलिम्स उसके साथ मिक्स कर दिया, बट इकोनॉमी इज वेरी कंसिस्टेंट। वो सबसे कंसिस्टेंट है, वन ऑफ द टॉप कंसिस्टेंट सब्जेक्ट्स अगर आप देखो वो इकोनॉमी है। एंड इकोनॉमी में भी इफ यू गो इनसाइड एंड डीपली एनालाइज, 4-5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो इकोनॉमी में भी डोमिनेट करते हैं। जैसे हर एक साल आप मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस देखोगे, ऑलवेज बैंकिंग हो गया, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि शायद फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बना दिया गया है, बट अगर आप पिछले 4-5 साल जाके देखो फिस्कल पॉलिसी से इतने क्वेश्चंस है नहीं। जो अगली चीज इंपॉर्टेंट बन रही है पॉलिटी में, इकोनॉमी में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, बीओपी है। बीओपी के बाद हर एक साल एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर के बाद पिछले 2-3 साल अगर आप देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं और ऑल्सो फॉर दैट मैटर जो सेबी शेयर मार्केट है, इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है।
सो इकोनॉमी को आपको फोकस करना है, यू हैव टू फोकस इट, बट वो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है विद इन द सब चैप्टर्स वाला, उसके ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए। सी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हम रिवीजन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको खुद अभी तक रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, उसी के लिए स्टडी आईक्यू ने ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम लॉन्च किया है स्पेसिफिकली, कि आपको जो मिनिमम 90 डेज के अंदर, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम जिसमें आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सारा सिलेबस अगर एक बार रिवाइज कर सके, इफ वी गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, विल दैट एड इन योर प्रिपरेशन और नॉट। ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम एक्चुअली में यही करने की कोशिश करता है कि आपके जो सातों के सातों प्रीलिम्स के टॉपिक हैं और आपका जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, उसकी एक बार 90 दिनों के अंदर यानी कंप्लीट रिवीजन करवा दी जाए। 160 डेज रिमेनिंग है, नेक्स्ट 90 डेज में अगर आप कंप्लीट रिवीजन कर दें तो आपके पास बाद में 2 महीने से 2.5 महीने का पूरा समय बचता है, आप उसको एटलीस्ट 3 और 4 मोर रिवीजन्स कर सकते हैं प्रीलिम्स सिलेबस की। शशांक सर, एनी पॉसिबिलिटी कि जो आप जो स्ट्रैटेजी बता रहे थे बच्चों को प्रिपेयर करने की, वो किसी प्रकार से सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के साथ जेल करके उसको इंटीग्रेट की जा सकती है? सबसे पहली चीज मेन टेंशन होती है कि क्या हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं अभी, क्या प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। दूसरी चीज है कि हमारे कंटेंट पे हमें ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यूपीएससी कुछ ऐसी बॉल भी डाल देता है, लगता है कि यार ये बॉल तो कभी खेल ही नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो फंडामेंटल्स है उसके साथ साथ 1.5 साल में जो थीम्स इंपॉर्टेंट रही हैं तो उससे क्वेश्चन बनाकर और क्रिस्प कंटेंट वो ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिफाइंग व्हाट इज नॉट इन माय नोट्स, तो दैट वी आर कवरिंग इन दिस कंटेंट। Okay. तो ये एक पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है। A lot of student gets confused. Sir, success in prelims is only for the static part of the syllabus? No. Or there are current affairs नहीं, involved? तभी मैं इसी बात को हाईलाइट कर रहा था, क्योंकि पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर कोई स्टूडेंट अभी कंपाइलेशन लेकर बैठेगा तो रिटेन कैसे कर पाएगा, और कहीं अगर कोई डाउट आया समझेगा कैसे? तो 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक दोनों को मिलाकर ही हर एक क्लास को डिजाइन किया गया है। Okay. तो ऐसे में वो जो कॉम्प्रहेंसिव वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो कवर हो जाएगा, Okay. प्लस सिस्टमैटिकली हो जाएगा। कवर करने तो चले, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो ऐसे में कोर्स एक बेसिकली आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, जो आपको करना है वो यही करना है। कोर्स आपको एक तरीका बता रहा है कि देखो लाइव क्लास में आओ, कॉम्प्रहेंसिवली कवर करो, टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, और जस्ट आफ्टर क्लास फिर डीबीटीज यानी कि डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट जो हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से उसको करो। उसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज कवर है। फॉर एग्जांपल मैंने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाया आपको एसआईपी में, तो फंडामेंटल राइट की हमारी अप्रोच प्रीलिम स्पेसिफिक होने वाली है। प्लस जितनी भी करंट की थीम्स थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, कोई लेजिस्लेशन था, कोई कमेंट था जिससे लग रहा है कि हाँ यार ये वाला लिंक जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो वी आर कवरिंग। उसके साथ साथ पीवाईक्यू प्लस जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी इसमें है। तो एक एश्योरिटी आ जाएगी कि हर एक टॉपिक से हमने 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो इसका मतलब है बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग 3500 क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, करंट अफेयर्स सब कुछ हो गया, प्लस 3500 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए। सीसेट एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करने की चीज नहीं है सीसेट, अब आपको शुरू से ही करना होगा। तो उसकी क्लासेस प्लस टेस्ट और फिर सिमुलेटर टेस्ट, वो बेसिकली जैसे आपका प्रीलिम्स का टाइमिंग है उसी हिसाब से सेम टाइमिंग में आप ये भी टेस्ट देंगे और आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो जिससे पता लग जाएगा कि हाँ अब ये गैप है, चलो अब उनको फिल करते हैं। फुलफिल करिए। नाउ इसके अंदर एक लाइक इट्स इवन माय कंफ्यूजन, तो स्टूडेंट का कंफ्यूजन होना जनरली बनता है। देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम आल्सो जो कि स्टडी आईक्यू रन करता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनकी प्रिपरेशन में उनको मेंटर या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। भुवन सर, इज देयर अ डिफरेंस कि किसी स्टूडेंट के लिए एसआईपी सही है और किसी स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप सही है? क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों प्रोग्राम्स में, या कौन सा स्टूडेंट है जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स की क्लासेस करनी चाहिए और कौन सा स्टूडेंट है जिसको मेंटरशिप की हेल्प लेनी चाहिए? सर अगर आप फ्रेशर्स की बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, या फिर अगर आपने प्रीवियसली अटेम्प्ट किया है पर किसी कारणवश आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एसआईपी प्रोग्राम के साथ जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपके बेसिक्स, जैसे सर ने बताया, बेसिक्स, एडवांस लेवल और जो डीबीटीज हैं, जो डिसीजन डेली टेस्ट्स आपको मिलते हैं जिसपे आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को आप तराश सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स 2025। और मेंटरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जो ऑलरेडी अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार फिनिश कर चुके हैं, दैट दे आर मच मोर लाइकली टू फेस क्वेश्चंस और डाउट्स इन द नेक्स्ट से 160 ऑड डेज। उनके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम यूजफुल रहेगा, क्योंकि इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पीयर टू पीयर लर्निंग। आपको एक डेडिकेटेड मेंटर असाइन होता है जो आपके साथ 24/7 अवेलेबल है, तो आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी हाइज एंड लोज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी का प्रिपरेशन इज लाइक अ साइन वेव, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, यू विल हैव योर लो मोमेंट्स,
तो उस दौरान उस मेंटर का जो एक रोल है वो सबसे क्रिटिकल हो जाता है। शशांक सर, एनी इलेबोरेशन यू कैन आल्सो ऐड टू दिस कि भाई किस बच्चे को एसआईपी लेनी चाहिए, किस बच्चे को ठीक है। मेंटरशिप? सबसे पहले तो एसआईपी नाम से ही पता लग रहा है प्रीलिम्स के लिए है केवल। Okay. ठीक है, आपका प्रीलिम्स पर फोकस है, आपने इससे पहले अटेम्प्ट्स दिए, कॉन्फिडेंस लो है, तो गो फॉर इट। जो मेंटरशिप है वो एक्चुअली ईयर राउंड प्रोग्राम है। Okay. बेसिकली उसमें प्रीलिम्स की मेंटरशिप, मेंस की मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान भी मेंटरशिप, ये सब कुछ उसमें है। ओके। जैसे लाइव क्लासेस में स्टूडेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर कोई पी2आई प्रोग्राम में होता है तो वो पर्सनल मेंटोर से बात करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उस प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटेंसिव बना दिया है। तो मतलब हमारे कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कुछ कंटेंट कवर कर लिया है, दे डोंट वांट टू डू क्लासेस नाउ, तो ऐसे में दे वांट स्पेसिफिक हेल्प। जैसे कि साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस बड़े हैं, लेकिन उसको लगता है कि यार मेरे जो नोट्स हैं ये हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे के पूरे 1.5 साल के साइंस एंड टेक की थीम्स को कंपाइल करूं। अब उससे पजल्ड है, और जब बच्चा पजल होता है तो प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि मैं कल करूंगा, चलो नेक्स्ट वीक करूंगा, वो नहीं हो पाता, लास्ट मोमेंट पे प्रेशर आता है। तो आप जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो गलतियां आप कर रहे हैं, कई बार आप देख ही नहीं पाते। जब आपको पता ही नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हो तो फिर उसको सही कैसे करोगे? जब पर्सनल मेंटोर के साथ अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करोगे, डे वाइज, वीक वाइज, तो आपको बता पाएगा कि देखो भाई, इसका प्रॉब्लम तुम्हें 1 महीने बाद होने वाला है, सॉर्ट इट नाउ, और इसको इस तरीके से तुम्हें सॉर्ट करना है। तो कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना है, आपको अगर सेम डे मिल जाता है और वीकली भी आपका असेसमेंट चल रहा होता है, तो आई थिंक जो कितना सारा समय जाया हो सकता था, मतलब वो वाली बात है कि अगर आपको यहां पहुंचना है, आप यहां से घूम के जा रहे थे, आप सीधा पहुंच सकते हैं, तो वो काम आपका मेंटरशिप प्रोग्राम करेगा। Okay. So one question, sir, I just want to add. One student has just messaged us saying कि हमने Big Four में हिस्ट्री को ओवरलुक कर दिया. जी। So is there a specific reason for that? हिस्ट्री में जो हम ओवरलुक नहीं कर रहे, ठीक है, हमें कवर तो सब कुछ करना है, लेकिन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से एक टाइम पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। मतलब हम खुद ये कहते थे क्लास में कि मॉडर्न हिस्ट्री को ना शेक बनाकर पी जाओ, क्रोनोलॉजी तुम्हें बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है कि एंशिएंट और मिडिवल से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न को लाइटली ले लें। हो सकता है इस साल मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा डाल दे, तो हमें कवर तो वो भी करना है, लेकिन हाँ, जैसे पहले आप एंशिएंट और मिडिवल पर इतना ध्यान नहीं देते थे, अब आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा ध्यान का मतलब भी क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे डिटेल से क्वेश्चन है जो डिटेल्स हम ओवरलुक कर देते थे, सोच करके अरे एंशिएंट मिडिवल से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, नहीं, अब वो टाइम नहीं है। तो हाँ, हमें ऐसे लेकर चलना होगा, लेकिन हाँ, जो ब्रॉड पिलर्स हैं, जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो हाँ, एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि ठीक है, अपनी तैयारी ठीक जगह पर चल रही है। लेकिन कवर हमें सब कुछ करना है, और इस प्रोग्राम में भी हम हिस्ट्री एंड एवरीथिंग वी आर कवरिंग। अगर कोई थीम, जैसे क्वेश्चन आया था, नरेंद्र मोदी जी एक जगह पर गए, हमारे पीएम, तो वहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अब रामानुजा से क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसी जो थीम्स हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के जो भी एंगल है वो भी वी आर कवरिंग। गिल सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के एस्पिरेंट हैं, पहले ईयर आपका, पहली बार आप पेपर देना है, तो आप क्या ज्वाइन करोगे? आप सक्सेस इन प्रीलिम्स ज्वाइन करना चाहोगे या मेंटरशिप लेना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर चॉइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर? मतलब इमेजिन कि आप अगले साल 2025 में पहली बार प्रीलिम्स देने वाले हो। अगर मेरा फाउंडेशन हो गया है सर, आई एम डन विद द फाउंडेशन, और हम्म। फाउंडेशन की मेरी 1-2 महीने की क्लासेस बची हैं, हम्म। या 2-3 महीने की बची हैं, एंड इट इज गोइंग टू कंप्लीट इन जनवरी या फरवरी के आसपास कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर एसआईपी। यू विल गो फॉर क्योंकि एसआईबी। मुझे इस टाइम के ऊपर अपने रिगरस टेस्ट लगाने, हम्म। उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज एक चीज़ जो मैंने अपने सीनियर से भी सुनी है कि हम ना यूपीएससी में हमेशा वो परफेक्शन का वेट करते हैं कि यार आज जाके ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। मिड में ही जब वो टाइम आता है ना सर, तो एक वो टाइम आ ही जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट एनीवे, टेस्ट लगाना शुरू करना होता है। Precisely. तो उस वजह से दैट वुड बी अ परफेक्ट टाइम कि मैं ऐसे ही And Bohan just sir. to add to what Gil sir said, sir, prelims is the most difficult part of the entire examination. So it requires dedicated preparation. तो अगर आपके पास 160 दिन है और आपके पास ये मौका है कि आप स्टडी आईक्यू के सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम के साथ जुड़ के प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं, I would strongly recommend. There is no reason for us. Bohan sir, like I was asking the same question to you. Would your answer would be the same? अगर आप Absolutely. फर्स्ट ईयर के अटेम्प्टर होते तो आप एसआईपी करेंगे, मेंटरशिप? 100% सर, 100% मैं एसआईपी के साथ अभी जुड़ता, क्योंकि एज आई सेड, प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। कितने ही मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो साल भर कठिन परिश्रम करते हैं, वो किसी कारणवश नहीं क्लियर कर पाते हैं प्रीलिम्स। तो अगर आप प्रीलिम्स को पीछे रखेंगे, और योर ऑप्शनल प्रिपरेशन एंड योर एथिक्स प्रिपरेशन एंड ऐसे प्रिपरेशन गोज डाउन द ड्रेन। शशांक सर, यू वुड हैव अ डिफरेंट आंसर, या अगर आप में आपका फर्स्ट ईयर होता अटेम्प्ट का, तो वुड हैव जॉइंड एसआईपी और मेंटरशिप? व्हाट वुड यू वुड हैव प्रेफर्ड? ये डिपेंड करता है।
कि आपकी प्रिपरेशन की इस समय लेवल क्या है, हम्म इस पर भी डिपेंड करता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल लेट स्टार्ट किया होगा। जैसे गिल सर ने अपने आंसर देते समय कहा कि फाउंडेशन का एक बड़ा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी भी क्लियर है कि वो 2 महीने में होने वाला है। हम्म लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स इस समय देख रहे होंगे इस वीडियो को, जिन्होंने इतना तरीके से अभी फाउंडेशन ही नहीं किया है, हम्म राइट? उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स किए थे और नाउ दे वांट टू एक्चुअली, मतलब वो अब स्पीड अप करना चाहते हैं चीज़ों को। तो अगर वो बाकियों से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, स्मार्टली करेंगे, तो आई थिंक देयर चांसेस विल इंप्रूव। तो ऐसे में मेंटरशिप विल हेल्प। ओके, दैट वे मेंटरशिप, मतलब इट डिपेंड्स, ये पर्सनल बेसिकली आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, तो उसके बेसिस पे बेसिकली। बट हाँ, इतना सिंपल है कि अगर प्रीलिम्स का 100 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है, तो एक सिंपल और शॉर्ट तरीका है कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर 90 डेज की क्लासेस लीजिए और सिलेबस का एक शॉर्ट क्रैश कोर्स रिवीजन आप पूरा का पूरा कर लीजिए, विच विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म जो कि आपकी प्रिपरेशन में जहां पर भी कोई स्ट्रेंथ है, जहां पर वीकनेस है, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं जहां पे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है आपको, उसका मार्च, अप्रैल और मई, वो 3 महीने का पूरा समय मिल जाएगा, जिसमें आप उसको पूरा का पूरा फुल प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखो प्रीलिम्स आ रहा है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग के अंदर रेस्टलेसनेस है, ये अगले 6 महीने तक बनी रहेगी। ठीक है, ये कॉमन है, ये ऑर्डिनरी है, ये हर एक एस्पिरेंट के अंदर है। सिंपल, जैसे ही दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई एंग्जाइटी हो, फोन उठाओ और बेसिकली किसी भी फैकल्टी को, स्टडी आईक्यू के फैकल्टी को रीच आउट करो, उनको मैसेज कर दो, अपने डाउट पूछ लो। अगले 6 महीने तक हम लिटरली आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होंगे सोशल मीडिया पे। अभी कोई और क्वेश्चंस हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जाइए, मैसेज कर दीजिए, वी विल अगेन कम एंड टुगेदर एंड आंसर दैट। आई थिंक एक प्रॉब्लम और होगी, काफी स्टूडेंट्स ना इस समय पर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि यार 25 नहीं देते, अब 26 देंगे और ऑल इंडिया रैंक 1 ही आएगी बस। फिर अभी तो छोड़ देते हैं, ये होता है कभी कभी। हाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अभी सोचा कि इस वाला छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला करेंगे, तो आपके जो नेक्स्ट 160 डेज हैं, आप इसका बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, द टारगेट इज 2025, देयर इज नो अदर टारगेट, 2026 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, जो प्रिपरेशन है, अगर दिमाग में कोई कंफ्यूजन, डाउट और वो कभी कभी पैनिक, डर होता है ना कि छोड़ ही दूं क्या, अगले साल अच्छी तरह से कर लूंगा, वो सब झूठ है। दैट इज लाइक लाइंग टू योरसेल्फ, दिस इज अ डिल्यूजन। 160 days are absolutely enough to prepare your prelims as comprehensively as possible. जो इस साल IAS बनेगा 2025 में, जो IPS बनेगा 2025 में, वो अभी right now at this time अपनी प्रिपरेशन बिगिन करना है। You can always choose to be that person. So कभी भी ये पैनिक या प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना। अगर प्रिपरेशन करनी है, let's begin। कोई भी क्वेश्चन, 6 महीने में कोई एंग्जाइटी, कोई पैनिक आए, reach out to any of us, reach out to us on the social media. We are absolutely available constantly and consistently for the next 160 days for you. Sir, we are missing one more topic, in fact, जो कि स्टूडेंट्स भी ओवरलुक करते हैं, एंड दैट इज सीसेट। मैंने भी कर दिया था ओवरलुक सर। सीसेट इज रिमेनिंग, सो विल टॉक अबाउट द सीसेट नाउ प्लीज। यस, सो सीसेट आई विल स्पीक अबाउट द इंग्लिश पार्ट, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू का देखेंगे अगर, तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अजम्पशन बेस्ड सवाल, इन्फरेंस बेस्ड सवाल, कंक्लूजन, कोरोलरी, और अगर अब अभी तक आपको पता नहीं है इनका डिफरेंस, सो इट इज़ हाई टाइम दैट यू फर्स्ट नो द डिफरेंस ऑफ दीज वर्ड्स, और इनके क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के पीछे इनका लॉजिक क्या है, इनका मेथड क्या है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं सीसेट स्पेशली इंग्लिश पार्ट में, वो अपने गट फीलिंग पे आप जाते हैं। तो लेट मी अश्योर यू, आपका गट फीलिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डू नॉट ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू हैव टू गो थ्रू, जैसे आप मैथ्स में फार्मूला लगाते हैं, सेम वे देर आर सर्टन मेथड्स, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस कॉल्ड सीसेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड दैट यू मस्ट नो अबाउट बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। गिल सर, सीसेट अगर कोई स्टूडेंट जो है, हिंदी मीडियम वाले काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सीसेट इज बेसिकली अ चैलेंज टू देम। एनी एडवाइस कि 6 महीने में सीसेट की प्रिपरेशन हो सकती है या 3 या 4 साल लगेंगे? हो सकती है सर, पर हमें अपनी, मुझे लगता है सीसेट के रिगार्डिंग कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स कईयों का फियर होता है, उसके सवाल टाइम टेकिंग भी होते हैं, निकलते भी नहीं है, तो आप अपना उतना आरसी स्ट्रॉन्ग करो। आरसी के साथ साथ आरसी मतलब रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन, रहे थे, और साथ ही उसके यू कैन डू द रीजनिंग पार्ट, उन दोनों को स्ट्रॉन्ग करके खेला जा सकता है, बिकॉज इन द एंड आपको वो क्वालिफाई करना है। देयर आर 3 टॉपिक्स ऑफ सीसेट, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एटलीस्ट 2 हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड। मतलब एक में हम थोड़ा सा फिर भी हल्का फुल्का सा लाइट ले सकते हैं, बिकॉज इट्स हमें 200 में से सिर्फ 66 नंबर स्कोर करने हैं, बट 2 मिनिमम, इधर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इधर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यही 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 2 ऑफ देम वेरी वेल।
प्रैक्टिस करना होगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो होता है ना कि काफ़ी बार आप स्टक रह जाते हो कुछ सवालों में, लेकिन जैसा सर ने कहा कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे प्रोग्राम में भी टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो पता लग जाएगा कि हाँ किन एरिया में हमें टाइम लग रहा है, किन एरिया में हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नीडेड। सिंपल तरीका सीसेट का यही है कि अभी से कुछ सीसेट के पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, एंड अगर आप लगातार 6 महीने तक कंसिस्टेंट रहते हैं तो यू विल रियली रीच दैट क्वालिफाइंग स्टेज कि आप किसी भी सीसेट के पेपर में 80 से 90 के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। एंड कोई भी बात हो, कोई और कंफ्यूजन और डाउट बचा हो तो प्लीज मैसेज अस एंड हम फिर दोबारा से आपके साथ मिलेंगे एंड विल एक्चुअली ट्राई टू फिगर दीज थिंग्स आउट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।